नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडुनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग सेमेस्टर थर्ड का जो एईसी पेपर है, इस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर की, यानी कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो इस बार आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसकी जो वन शॉट क्लास है वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, जो कि आपने देखी होगी, इसी उम्मीद में कि आप उससे एक बार गो थ्रू हो लिए हो। अगर नहीं हो रहे हो तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि पहले आप वन शॉट क्लास देख लीजिए और उसके बाद इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास देख लीजिए। आपके लिए आसान हो जाएगा ये पेपर। और इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा अपने आप पे। आप बहुत अच्छा अपने में कॉन्फिडेंस फ़ील करोगे। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड करोगे हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। तो अभी हम जैसे क्लास हो जाती है उसके बाद हम अपलोड कर देंगे, तो वहाँ बाकी आपको सारी पीडीएफ और मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत सबसे पहले सेक्शन ए के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की विद यूनिट फर्स्ट। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग्स, यानी कि बचत से आप क्या समझते हो। बचत क्या होती है, जो हमारी इनकम होती है, ये हमारी टोटल इनकम है। इनकम का एक पार्ट जो हमने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। और जो दूसरा पार्ट है जो हमने बचा लिया, जिसको हमने खर्च नहीं किया, फ्यूचर में हम हमारी कोई इमरजेंसी होगी, नीड होगी, उसके लिए हमने उसको सेव किया, उसे हम क्या कहते हैं, सेविंग कहते हैं। Saving refers to that part of income which is not spent on current consumption and is kept aside for future use and emergencies। यानी कि बचत आय का वह भाग है जिसे वर्तमान उपभोग पर खर्च नहीं करके भविष्य की आवश्यकताओं और आपात स्थितियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है, उसे हम बचत के नाम से जानते हैं। डिफाइन इन्वेस्टमेंट, निवेश की परिभाषा दीजिए। यानी कि जो हमने बचाया है, उस बचाए में से हम जब फ्यूचर के लिए या यूँ कहें और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जब हम कहीं उसको लगा देते हैं या फिर इन्वेस्ट कर देते हैं एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, निवेश या इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। इन्वेस्टमेंट मीन्स यूजिंग सेव्ड मनी इन फाइनेंशियल एसेट्स टू अर्न इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशंस ओवर टाइम। यानी कि निवेश का अर्थ बचत किए गए धन को वित्तीय परिसंपत्तियों में लगाकर आय या पूंजी वृद्धि प्राप्त करना होता है, या प्राप्त करने के लिए जो बचत है उसका वह हिस्सा जो हम और ज़्यादा आय प्राप्त करने के उद्देश्य से कहीं वित्तीय संपत्तियों में लगा देते हैं, उसे हम इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि की शक्ति क्या है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मीन्स अर्निंग इंटरेस्ट ऑन बोथ प्रिंसिपल एंड एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ओवर टाइम। यानी कि चक्रवृद्धि की शक्ति का अर्थ मूलधन के साथ साथ पहले से अर्जित ब्याज पर भी ब्याज प्राप्त करना होता है। यानी कि आपने जैसे मान लो 100 रुपये आपने 2024 में इन्वेस्ट किए थे 10% की रेट से। 2025 में ये 100 रुपए तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, और 10 रुपए इस पे आपको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। अब आपका ये धन कितना हो गया, 110। और 2025 में अब आपको जो 10% मिलेगा वो मूलधन पे नहीं मिलकर कितने पे मिलेगा, 110 पे मिलेगा। तो 110 आपका मूलधन हो गया और इसका जो ब्याज हो जाएगा वो 21 हो जाएगा, जो कि 2026 में हो जाएगा। तो यानी कि ये जो 10 रुपए हैं, इस पर भी आपको क्या मिला है, ब्याज मिला है। तो ब्याज पर ब्याज मिलना क्या कहा जाता है, कंपाउंडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति क्या है। इन्फ्लेशन रेफर्स टू ए कंटिन्यूअस राइज इन जनरल प्राइस लेवल रिड्यूसिंग परचेजिंग पावर ऑफ मनी। यानी कि मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि को दर्शाती है, जिससे धन की क्रय शक्ति घट जाती है। यानी कि जब जनरल प्राइस लेवल में कंटिन्यूअसली क्या हो, इंक्रीमेंट हो, यानी कि उसमें जनरल प्राइस लेवल जब बढ़ता हो कंटिन्यू तौर पे, तो उसे हम इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, या दूसरी भाषा में, आम भाषा में उसे क्या कह देते हैं, महंगाई कहते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी मनी है उसकी इंटरनल वैल्यू या यूँ कहे परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। यानी कि जो चीज़ 10 रुपए की आ रही होती है वो बाद में 10 की बजाय 11, 12, 13 या इससे ज़्यादा की आती है। यानी कि वह जो अपनी मनी है, वह पहले ज़्यादा अमाउंट बाई कर पा रही थी, अब कम अमाउंट बाई कर पाएगी। दैट मीन्स उसकी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसे हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। एक्सप्लेन रिस्क इन इन्वेस्टमेंट, निवेश में जोखिम को समझाइए। निवेश में जोखिम क्या है, रिस्क रेफर्स टू द अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। यानी कि निवेश में जोखिम से तात्पर्य है अपेक्षित प्रतिफल की अनिश्चितता से। यानी कि आपने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपने उसमें क्या है, ये कोई ना कोई चीज़ सोची होगी कि मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे इतना परसेंट मिलेगा। लेकिन क्या यह
फिक्स है क्या? ये तो पूरा का पूरा क्या है, अनिश्चित है, अनसर्टेन है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो जो अनिश्चितता है इसे ही हम क्या कहते हैं, रिस्क के नाम से जानते हैं। ये हमारा जो एक्सपेक्टेड हमने रिटर्न सोच रखा है ये कम भी हो सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिस्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, यानी निवेश के उद्देश्य क्या है? भई आपको अपना और पैसा कमाना है, वही इसका उद्देश्य है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग सेफ्टी, रेगुलर इनकम, कैपिटल ग्रोथ, लिक्विडिटी एंड टैक्स बेनिफिट, यानी निवेश के उद्देश्य यानी कि निवेश क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? सुरक्षा, यानी कि हम फ्यूचर के लिए इकोनॉमिकली सेफ होना चाहते हैं, ये भी एक उद्देश्य होता है। हमारी रेगुलर इनकम बनी रहे, पूंजी वृद्धि हो, तरलता बनी रहे, और कई बार हम टैक्स बेनिफिट के लिए भी क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सरकार कई स्कीम लाती है जिसमें इन्वेस्ट करने से हमें टैक्स में रिबेट मिलता है या एग्जम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एसेट्स एलोकेशन, यानी एसेट्स एलोकेशन क्या है? इसको हिंदी में कहे तो पूंजी आवंटन आवंटन होता है। पूंजी, सॉरी पूंजी नहीं, संपत्ति आवंटन होता है। संपत्ति आवंटन, हिंदी में इसको संपत्ति आवंटन भी कहते हैं। एसेट्स एलोकेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्वेस्टमेंट अमंग डिफरेंट एसेट्स क्लासेस टू रिड्यूस रिस्क, यानी कि एसेट एलोकेशन का अर्थ हुआ कि जोखिम को कम करने के लिए निवेश को विभिन्न परिसंपत्तियों में बांटना। इसको दूसरा नाम पोर्टफोलियो भी होता है। पोर्टफोलियो यानी कि हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो उसको एक जगह इन्वेस्ट नहीं करके उसको अलग-अलग जगह पे क्या किया, इन्वेस्ट किया, ताकि अगर कहीं एक कोई डूबता भी है तो बाकी हमसे और जगह से हमें इनकम हो जाए और वह कंपनसेट हो जाए। तो ये जो अलग-अलग जगह पर हम एसेट्स को डिफरेंट करते हैं, डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि जो रिस्क है वह क्या हो सके, कम हो सके, इसे एसेट्स एलोकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नेशनल पेंशन पेंशन सिस्टम, यानी एनपीएस क्या है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली क्या है? एनपीएस इज ए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम प्रोवाइडिंग पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि एनपीएस सरकार द्वारा प्रायोजित सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करती है। यानी कि जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी मंथली जो सैलरी होती है उनमें से एनपीएस, यानी कि जो नेशनल पेमेंट सिस्टम है, इसमें उनका क्या रहता है, बचत इन्वेस्टमेंट होता रहता है, जो कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन के फॉर्म में वह इनकम प्राप्त होती है। अब बात करें यूनिट सेकंड की, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए बैंक डिपॉजिट, यानी कि बैंक जमा क्या है? ए बैंक डिपॉजिट इज ए मनी प्लेस्ड विद ए बैंक फॉर सेफ्टी एंड अर्निंग इंटरेस्ट, यानी कि बैंक जमा वह धन है जिसे सुरक्षा और ब्याज प्राप्त करने के लिए बैंक में रखा जाता है। यानी कि आपने इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए या अपना धन सेव करने के लिए आपने बैंक में रखा है उस धन को, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैंक डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए सेविंग बैंक बैंक अकाउंट, यानी कि बचत खाता क्या है? A saving account is meant for small savings and provides liquidity with moderate interest, यानी कि बचत खाता छोटी बचत के लिए होता है जिसमें तरलता के साथ साथ मध्यम ब्याज, यानी कि ना तो बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, बीच का सा ब्याज मिलता है, जो कि तकरीबन 3 से 4% होता है। तो यानी कि अपनी छोटी-छोटी बचतों को हम जिस खाते में जमा करवाते हैं वह सेविंग बैंक अकाउंट कहा जाता है। फिर आता है डिफाइन फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि सावधि जमा क्या होती है? यानी कि आपने एक अच्छी खासी बड़ी अमाउंट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बैंक में जमा कर दी, उसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम एफडी का नाम जानते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट इज अ मनी डिपॉजिटेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड एट ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सावधि जमा वह खाता है जिसमें निश्चित अवधि के लिए निश्चित ब्याज दर पर धन जमा किया जाता है। यानी कि इसमें टाइम भी फिक्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स है, और अमाउंट फिक्स होती है कि इतना अमाउंट इतने टाइम के लिए इस रेट पे आपने बैंक को जमा करवा दिया, उसे फिक्स्ड डिपॉजिट कहा जाता है। एक होता है व्हाट इज ए रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि आवर्ती जमा क्या है? अब इसने आपने कहा कि मैं मंथली हजार रुपए जमा करवाना चाहता हूँ मंथली, तो ये क्या है, आवर्ती है, यानी कि इसकी रिकरिंग होती रहती है, तो इसे हम आरडी अकाउंट कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट्स अलाउ रेगुलर मंथली डिपॉजिट्स टू एनकरेज सिस्टमैटिक सेविंग, यानी कि आवर्ती जमा नियमित मासिक बचत को प्रोत्साहित करने वाला खाता होता है, जो कि रेगुलर आपकी सेविंग को रेगुलर करता है। यानी कि आप नियमित तौर पे ₹1000 इसमें महीने-महीने से जमा करवाते हो, तो आपकी इससे सिस्टमैटिक बचत होती है, इसे आरडी कहा जाता है। फिर एक और होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हमेशा किसका होता है? बिज़नेस का होता है, फर्म का होता है। व्हाट इज अ बैंक लोन? बैंक ऋण क्या है? ए बैंक लोन इज अ मनी गिवन बाय बैंक्स टू कस्टमर्स विद एन ऑब्लिगेशन टू रीपे विद इंटरेस्ट, यानी कि बैंक ऋण वह धन है जिसे बैंक ब्याज सहित वापस लेने की शर्त पर प्रदान करता है। यानी कि जब कस्टमर को बैंक अपना पेमेंट उधार देता है और विद इंटरेस्ट लेने के लिए उसको मतलब ऑब्लिगेट करता है, यानी कि आपको वह दिन इस शर्त पे उधार दिया गया है कि आपको विद इंटरेस्ट उसको पे करना होगा, तो उसे क्या कहते हैं? बैंक लोन के नाम से जानते हैं।
अगला है क्वेश्चन, स्टेट एनी टू फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के दो कार्य बताओ कि बैंक का क्या काम है। पहला तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि जमा स्वीकार करना, एंड प्रोवाइडिंग लोन्स, यानी कि ऋण प्रदान करना। यानी कि बैंक है तो इनका मेन काम क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी कि ये लोगों से पैसा जमा करते हैं और उधार के तौर पे उनको क्या देते हैं, लोन देते हैं। तो ये बैंक के क्या है, दो बेसिक फंक्शन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि ऋण सृजन क्या है, या इसको हिंदी में दूसरा नाम है इसका शाख निर्माण या शाख सृजन क्या है। क्रेडिट क्रिएशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच बैंक्स क्रिएट एडिशनल मनी थ्रू लेंडिंग, यानी कि ऋण सर्जन या साख सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें बैंक ऋण देकर अतिरिक्त मुद्रा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी कि आपने बैंक में पैसा जमा करवाया तो क्या बैंक उससे जमा रखता है, नहीं, बैंक उसे आगे किसी और को क्या देता है, लोन दे देता है। तो देखो आपके पैसे से और पैसा जनरेट हो रहा है और पैसा जनरेट हो रहा है, ऐसे करके इसको क्या कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, ताकि इससे एडिशनल मनी क्या हो सके, जनरेट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई की भूमिका क्या है। आरबीआई क्या अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना सेंट्रल बैंक है, इसका मेन काम क्या है। आरबीआई रेगुलेट्स बैंक्स एंड कंट्रोल्स मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, यानी कि आरबीआई बैंकों का नियंत्रण करता है और मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना है। इसको बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है, बैंकर्स टू द लास्ट रिसोर्ट कहते हैं, देश का सेंट्रल बैंक कहते हैं, इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। तो ये अपने अंडर के जितने भी सारे बैंक हैं उनको रेगुलेट करता है, साथ ही में इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये है आरबीआई का मेन काम। अब चलते हैं यूनिट थर्ड की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि वित्तीय बाजार क्या है। ए फाइनेंशियल मार्केट इज ए प्लेस वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर बोट और सोल्ड, यानी कि वित्तीय बाजार वह स्थान है जहाँ वित्तीय साधनों का क्रय विक्रय होता है। क्या होता है, देखो अभी हमने कहा कि आपकी इनकम है, उसमें से आपने क्या कर ली, कुछ सेविंग कर ली। अब आप इस सेविंग को क्या करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो ये अपनी इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी में आप सेविंग को इन्वेस्ट करते हो तो डायरेक्ट आप किसको उधार दोगे, आपसे डायरेक्ट कोई उधार भी नहीं लेगा, या फिर आप किसके पास जाओगे। तो अपने बीच में एक इंटरमीडिएटरी काम करती है, जो क्या करती है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेती है और आगे इकोनॉमी में इन्वेस्ट करती है। इस इंटरमीडिएटरी का नाम क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। इसमें शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां, अदर कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं, जिनमें हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ये आगे इकोनॉमी में उसको सर्कुलेट करते हैं। यहाँ पर या तो हम बाय करेंगे या हम सेल करेंगे, यानी कि आप या तो शेयर बेचोगे, खरीदोगे। और भी कई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक टी बिल्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, बॉन्ड होते हैं। ऐसे कई सारे इसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या तो उनको खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, यानी कि एक खरीदेगा तो सामने वाला बेचेगा, सामने वाला बेच रहा है तो आप खरीद रहे हो। तो इस इंटरमीडिएटरी को या इस मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट के नाम से जानते हैं। व्हाट इज कैपिटल मार्केट, अब ये जो फाइनेंशियल मार्केट होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट 1 साल के लिए, यानी कि जो शॉर्ट टर्म का मार्केट होता है उसे मनी मार्केट कहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म का मार्केट होता है जो 1 साल से ज़्यादा का होता है उसे कैपिटल मार्केट कहते हैं। पूंजी बाजार एंड कैपिटल मार्केट्स डील विद लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, यानी कि पूंजी बाजार दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिभूतियों से संबंधित होता है। जैसे वो शेयर मार्केट हो गया, तो शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म के पर्पज से होता है, तो कैपिटल मार्केट क्या होता है, लॉन्ग टर्म का होता है। वहीं बात करें व्हाट इज मनी मार्केट, मुद्रा बाजार क्या है। मनी मार्केट डील्स विद शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि मुद्रा बाजार अल्पकालिक वित्तीय साधनों से संबंधित होता है, जिनकी जो समय सीमा होती है वो लगभग कितनी होती है, 1 ईयर होती है, 365 डेज होती है। इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे टी बिल हुआ, ठीक है, कमर्शियल पेपर्स हुए, ये सारे इसी में ही कंसिडर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियाँ क्या है। सिक्योरिटीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप और डेट, यानी कि प्रतिभूतियाँ स्वामित्व या ऋण को दर्शाने वाले वित्तीय साधन है। देखो ये कंपनी है, तो कंपनी को कैपिटल चाहिए, तो कंपनी की जो कैपिटल है वो कई हिस्सों में डिवाइड होती है, और उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। इसमें कुछ ऐसे भी होती है जो क्या होती है, बॉन्ड होते हैं, जिनको हम डिबेंचर भी कह सकते हैं। कुछ ऐसा हिस्सा होता है जिसको प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो इक्विटी शेयर कहा जाता है। तो ये जो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड है, इन सबको क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो इक्विटी शेयर होता है वो क्या होता है, व्हाट इज एन इक्विटी शेयर, यानी कि इक्विटी शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप इन ए कंपनी। इक्विटी शेयर कंपनी के स्वामित्व को दर्शाती है, यानी कि जो कंपनीज के इक्विटी शेयर को बाई करता है, यानी समता अंशों को बाई करता है, तो समता अंश कंपनी के क्या होते हैं, वास्तविक मालिक होते हैं, तो कंपनी के स्वामित्व को दर्शाता है। वहीं डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर को हिंदी में ऋण पत्र कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, ऋण पत्र, यानी कि आपने कंपनी को क्या दिया है,
लोन दिया है, उधार दिया है, तो जो कंपनी को उधार देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डिबेंचर होल्डर कहते हैं। डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय कंपनीज, यानी कि डिबेंचर कंपनी द्वारा जारी किए गए दीर्घकालिक ऋण साधन होते हैं। अब होता है व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड पूल्स मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी, यानी कि म्यूचुअल फंड निवेशकों से धन एकत्र करके प्रतिभूतियों में निवेश करता है। यानी कि यहाँ पर लोगों की सेविंग है, छोटी छोटी सेविंग है। यहाँ पर एक इंटरमीडिएटरी काम करती है जिसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो ये क्या करती है? इनसे ये छोटी छोटी सेविंग को कलेक्ट करती है, कर लिया, और इनको आगे ये अपने अकॉर्डिंग किस में शेयर करती है? सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि ये एक्सपर्ट होते हैं इस मार्केट के। ठीक है, तो अलग-अलग जगह पे क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ से पेमेंट बनाते हैं और इनको इनका रिटर्न दे देते हैं, बाकी पैसा अपने पास रखते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं। वो इज़ ए स्टॉक ब्रोकर, यानी कि स्टॉक ब्रोकर या फिर इसको दलाल कहते हैं। क्या कहते हैं? दलाल कहते हैं। स्टॉक यानी स्टॉक को क्या कहते हैं हिंदी में? स्कंद कहते हैं। स्कंद दलाल इसको कहा जाता है। A stock broker is a intermediary who trades securities on behalf of investor, यानी कि स्टॉक ब्रोकर निवेशकों की ओर से प्रतिभूतियों का लेन-देन करने वाला मध्यस्थ होता है। यानी कि जैसे यहाँ पर आप हो, आपने किसी को ब्रोकर को क्या कर लिया? अपॉइंट कर लिया। ये ब्रोकर आपके पैसे को आपके बिहाफ पे आगे क्या करता हो? इन्वेस्ट करता हो और अपना कमीशन रखता हो। इसे क्या कहते हैं? स्टॉक ब्रोकर के नाम से जाना जाता है। बात करें यूनिट 4th की। यूनिट 4th का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, यानी कि बीमा एक अनुबंध है जो जोखिमों की से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मान लो आपका कोई बिजनेस है, उसमें आपने फायर इंश्योरेंस करवा रखा है, कि जैसे आपका कोई गैस वगैरह का बिजनेस है, वहाँ पे आग लगने की संभावना ज़्यादा है। आपका कोई पटाखों की फैक्ट्री है, आग लगने की संभावना ज़्यादा है, तो आपने क्या किया? फायर इंश्योरेंस करवा लिया, क्योंकि आग लगने की रिस्क थी। तो आप इसका इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो इंश्योरेंस ने आपको क्या दिया? आपके बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आपकी रिस्क को क्या करता है? कम करता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्लेम मिल जाता है जब आपकी आग लगती है तब। तो इंश्योरेंस का मतलब यही होता है, जो अपनी रिस्क होती है उनके अगेंस्ट आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलने का कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज़ लाइफ इंश्योरेंस? अब जीवन बीमा क्या है? तो ऐसी रिस्क अपने जीवन के साथ भी है कि हम कभी भी से लड़ सकते हैं, मर सकते हैं। तो हम मरे तो यानी कि हमारी जब डेथ हो जाए तो हमारे पीछे जो हमारे परिवारजन हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिले, उसके लिए जो आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में समझौता होता है, उसे लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द फैमिली ऑफ द इंश्योर्ड, यानी कि जीवन बीमा बीमित व्यक्ति के परिवार को वित्तीय सुरक्षा देता है इन केस ऑफ द डेथ, यानी कि जब डेथ होती है तब। व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस? ये थोड़ा-सा अच्छा है, इसको समझो। टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड्स रिस्क कवरेज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है कि निश्चित अवधि के लिए जोखिम सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है इसमें टाइम ड्यूरेशन फिक्स होती है, कि इस टाइम के दौरान यदि अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कुछ हैपनिंग होती है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में आपको क्या मिलता है? फाइनेंशियल इंश्योरेशन यूँ कहें फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, कवर की जाती है, उसे टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट का फैक्टर नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें जब आप पेमेंट करते हो, तो अगर आपके साथ ऐसी दुर्घटना होती है, तभी आपको इसमें से क्या मिलता है? अमाउंट मिलता है। यदि वहाँ दुर्घटना नहीं होती है, तो आपको कोई अमाउंट नहीं मिलता है, इसे टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? आपने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा रखा है, लेकिन जो मान लो आपने 20 साल का इंश्योरेंस इंश्योरेंस करवा रखा था, लेकिन 20 साल में आपकी डेथ नहीं हुई, तो जो पेमेंट आपने लाइफ इंश्योरेंस को दिया है उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, वो पेमेंट आपको विद इंटरेस्ट, यानी कि उसमें एक अमाउंट आपको मिल जाती है। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस में कौन-सा फैक्टर होता है? इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर आपकी डेथ होती है, तब तो आपको क्लेम मिल जाएगा, अगर डेथ नहीं होती तो आपका इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको वापस रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में वह इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता, बस ये दोनों में क्या है? डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस? स्वास्थ्य का बीमा। हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स मेडिकल एंड हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी कि स्वास्थ्य बीमा चिकित्सा और अस्पताल खर्चों को कवर करता है। यानी कि आप बीमार वगैरह होते हो, तो जो वहाँ पे खर्चे-वर्चे होते हैं हॉस्पिटल के, वो आपको लाइफ इंश्योरेंस में कवर किए जाते हैं। यदि बीमार नहीं होते, तो ऐसा नहीं कि आपको वापस पेमेंट मिलता है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट फैक्टर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ यूलिप? यूलिप क्या है? यूलिप कंबाइन्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। यूलिप बीमा और निवेश को एक साथ जोड़ता है। जैसे अभी मैंने कहा लाइफ इंश्योरेंस में क्या आपने 20 साल का करवाया, 20 साल के बीच अगर आपकी डेथ हो गई, तो आपको क्लेम मिल जाएगा, अगर डेथ नहीं हुई तो आपको क्या, वो आपका क्या बन जाएगा? इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट जो कंबाइंड होते हैं, उस स्कीम को क्या बोलते हैं? यूलिप कहा जाता है। व्हाट आर पेंशन स्कीम्स? पेंशन योजनाएँ क्या है? पेंशन स्कीम्स प्रोवाइड रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि पेंशन योजनाएँ सेवानिवृत्ति के बाद
नियमित आय प्रदान करती है, यानी कि आप पहले एक टाइम ड्यूरेशन में इसमें क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, फिर आप जब रिटायर हो जाते हो तो इस इन्वेस्टमेंट से आपको मंथली क्या मिलने लगती है, रेगुलर इनकम मिलने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए पोंजी स्कीम? पोंजी स्कीम का मतलब होता है 21 दिन में पैसा डबल। 21 दिन में पैसा डबल, यानी कि जो फ्रॉड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होते हैं, लालच होते हैं, उसको पोंजी स्कीम कहते हैं। ए पोंजी स्कीम इज ए फ्रॉडलेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम, यानी कि पोंजी स्कीम या पूंजी योजनाएं धोखाधड़ीपूर्ण निवेश योजनाएं होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई शुड इन्वेस्टर्स अवॉइड पोंजी स्कीम? यानी कि निवेशकों को पोंजी योजनाओं से क्यों बचना चाहिए? बिकॉज दे आर इलीगल एंड लीड टू हैवी फाइनेंशियल लॉसेस, क्योंकि ये अवैध तो होती है, साथ में भारी आर्थिक नुकसान भी पहुंचाती है। अभी इस पूरे कंप्लीट सिलेबस से कुछ फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी है जो आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर में कई ऐसी टर्म है जो फुल फॉर्म का काम करती है, जैसे पहला ही है आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एनपीएस मीन्स नेशनल पेंशन स्कीम। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ईएलएसएस इक्विटी लिंकेज सेविंग स्कीम। एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और एफपीओ मतलब फॉलो ऑन public offering. ULIP, that means unit linked insurance plan. LIC means life insurance corporation of India. SIP means systematic investment plan. NAV यानी कि net assets value. KYC know your customer. SEBI, that means Securities and Exchange Board of India. ATM means automated teller machine. NEFT मतलब national electronic fund transfer, important है, ये तो पूछा ही जाएगा। आरटीजीएस, दैट मीन्स रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, इंपॉर्टेंट है। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इंपॉर्टेंट है। पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जन धन योजना, इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है। इनमें से जैसे आरबीआई हुआ, ये थोड़ी सी नहीं पूछी जा सकती, बट आ गई ये भी बीच में। बट आपको ये सारी फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी ही है। यहाँ से शॉर्ट आंसर में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर, सॉरी सेक्शन बी की ओर, जहां पर आपको हर यूनिट से एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको कोई एक करना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 100 में आपको 100 वर्ड्स में आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है। देखो मैं सारे क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, वरना तो आप कहोगे कि सर क्लास पढ़ने पढ़ने में आपने लंबी कर दी। मैं ये आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे आपको आंसर करना है। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि व्यक्तिगत वित्तीय योजना में बचत और निवेश की महत्व है की व्याख्या कीजिए। तो देखो, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्ले क्रूशियल रोल इन पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। सेविंग्स एंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी बाय मीटिंग इमरजेंसीज, यानी कि जो आपकी बचत है वो आपकी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, और ये आपको इमरजेंसी से क्या करती है, सिक्योरिटी देती है। शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करती है। अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे होते हैं, यानी कि जिनकी आपकी उम्मीद नहीं थी, उन खर्चों को भी ये कवर अप करती है। साथ ही में इन्वेस्टमेंट ऑन दी अदर हैंड हेल्प्स इन वेल्थ क्रिएशन एंड अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स सच एज हायर एजुकेशन, हाउस परचेज एंड रिटायरमेंट। वहीं जो विनियोग है वो आपको क्या करता है, धन सृजन करने में हेल्प करता है, उच्च शिक्षा दिलवाता है, मकान खरीद और सेवानिवृत्ति जैसे दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति करने में मदद करता है। अब दोनों के इंपॉर्टेंस क्या हो सकते हैं, प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि आपको ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आर्थिक स्थिरता देता है, साथ में स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता किन चीज़ों की, मतलब आत्मनिर्भरता देता है, डिपेंडेंसी नहीं रहती आपकी किसी और पे। हेल्प्स इन बीटिंग इन्फ्लेशन थ्रू हायर रिटर्न्स, यानी कि आपको जब अच्छा रिटर्न मिलता है तो मुद्रास्फीति को आप मात दे देते हो, यानी कि जो महंगाई बढ़ रही है उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। एंश्योर फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, भविष्य की जो आर्थिक सुरक्षा है वह सुनिश्चित हो जाती है यदि आप इन्वेस्ट करते हो। एनकरेज डिसिप्लिन्ड मनी मैनेजमेंट, और आपका जो पूंजी प्रबंधन में अनुशासन है उसको यह सही कर देता है। थस ए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, थस बैलेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज एसेंशियल फॉर साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग। इसलिए जो आपकी साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें क्या होना चाहिए, आपका वो होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट, यानी चक्रवृद्धि की शक्ति क्या है, इसके लाभों की व्याख्या कीजिए। चक्रवृद्धि वही है ब्याज पर ब्याज मिलना, इसका क्या पावर है। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग रेफर्स टू अर्निंग इंटरेस्ट नॉट ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट बट ऑल्सो एन एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ओवर टाइम, यानी कि जो पावर ऑफ इंटरेस्ट है उसका मतलब ये हुआ कि ये केवल आपके मूलधन पर ही नहीं बल्कि जो आपने पहले से ब्याज अर्जित कर रखा है उस पर भी आपको क्या देता है, ये ब्याज प्रदान करता है। इट वर्क्स बेस्ट व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड अर्ली दी फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि ये ज़्यादा
ये ज़्यादा प्रभावी तब होता है जब आप लंबी अवधि के लिए क्या करो, इन्वेस्ट करो। यानी कि जब आपने लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट किया, जैसे मान लो अभी आप 2025 में, 26 में इन्वेस्ट कर रहे हो और 2050 का मान के चल रहे हो, तो 25 से लेके 50 तक का जो आपको ब्याज भी मिला है, उस ब्याज पर भी आपको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो जो 25 से 26 के बीच ब्याज मिला, ₹100 मिला, तो इस ₹100 पे भी अगले 24 साल आपको ब्याज मिलेगा। 26 वाले ₹100 पे आपको अगले 23 साल ब्याज मिलेगा इस पे। तो ऐसे करके एक मोटा अमाउंट यहाँ पे जुड़ जाता है। इसलिए हमेशा जो कंपाउंडिंग का पावर है, वो लॉन्ग टर्म में रिफ्लेक्ट होता है। बेनिफिट क्या है कंपाउंडिंग के? एक्सीलरेट्स वेल्थ क्रिएशन, यानी कि आपकी धन सृजन की गति को ये बढ़ा देता है। एनकरेजेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करता है। रिक्वायर स्मॉलर इन्वेस्टमेंट फॉर हायर रिटर्न, यानी कि आप छोटा इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो भी आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन इन फ्यूचर, और जब आपके पास मोटा अमाउंट आता है भविष्य में, तो जो वित्तीय जिम्मेदारियां है वो आपकी थोड़ी कम हो जाती है। कंपाउंडिंग प्लेज ए वाइटल रोल इन रिटायरमेंट प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ, यानी कि जो सेवानिवृत्ति और दीर्घकालीन वित्तीय वृद्धि है, उसमें कंपाउंडिंग की क्या होती है, विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश में जोखिम और वित्तीय प्रतिफल की जो अवधारणा है उसको समझाओ। Risk refers to the uncertainty of returns from an investment, while return is the income on और प्रॉफिट अर्न, यानी कि निवेश का मतलब होता है कि अ, निवेश में जोखिम से तात्पर्य है प्रतिफल की अनिश्चितता से, यानी कि हमें रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, किससे मिलेगा, वह तो होती है जोखिम। जबकि प्रतिफल का मतलब होता है निवेश पर, जो हमने निवेश किया उस पर जो हमें प्रॉफिट मिलता है, उसे हम प्रतिफल के नाम से जानते हैं। जनरली हाई रिस्क इज एसोसिएट विद हायर पोटेंशियल रिटर्न, यानी कि जनरली यदि किसी फंड में या किसी चीज़ में ज़्यादा जोखिम होती है, उसका मतलब उसमें जोखिम ज़्यादा है, तो उसमें प्रतिफल भी क्या होता है, ज़्यादा ही होता है। या तो पैसा डूबेगा या फिर खूब सारा आएगा, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, वो वाली कहानी होती है। टाइप्स ऑफ रिस्क इंक्लूड सॉरी टाइप्स ऑफ रिस्क इंक्लूड मार्केट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क, यानी कि रिस्क के प्रकार की बात करें तो बाजार जोखिम होता है, यानी कि बाजार कोलेप्स हो जाए, यानी कई बार मार्केट ही कोलेप्स हो जाता है। मुद्रास्फीति जोखिम भी होती है, यानी कि महँगाई बढ़ जाती है, तो आपको रिटर्न तो अच्छा मिला, लेकिन साथ में महँगाई बढ़ गई, तो वही बात है, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। और ऋण जोखिम भी होती है, कई बार पैसा भी डूब जाता है, इस तरीके की भी होती है। अ, इन्वेस्टर मस्ट एनालाइज़ देयर रिस्क बियरिंग कैपेसिटी बिफोर इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेशकों को निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहन करने की क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए कि वह कितनी कैपेसिटी बियर कर सकता है, यानी कि उसमें कितनी कैपेसिटी है रिस्क बियर करने की, उसके अकॉर्डिंग उसे क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। ए बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हेल्प्स इन मैनेजिंग रिस्क एंड इंप्रूविंग रिटर्न, एक संतुलित पोर्टफोलियो होता है, वो जोखिम को कम भी करता है और साथ ही में सही रिटर्न प्राप्त करने में भी मदद करता है। दस अंडरस्टैंडिंग द रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप इज एसेंशियल फॉर वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिस्क और रिटर्न का जो रिलेशनशिप है, वो एक समझदारीपूर्ण इन्वेस्ट करने के डिसीजन के लिए क्या करता है, मदद करता है। डिस्क्राइब मेजर गवर्नमेंट शेयर सेविंग स्कीम इन इंडिया, यानी कि भारत में मुख्य बचत सरकारी बचत योजनाओं का नाम बताओ या वर्णन करो। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम, ये मुख्य तौर से क्या है, सरकारी जो योजनाएं हैं वो है। यूनिट सेकंड में बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं हर क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो ये क्लास खामखा ऐसे बड़ी हो जाएगी। एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है इसको। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट या बैंक डिपॉजिट। तो एक होती है सेविंग डिपॉजिट, एक होती है फिक्स्ड, रिकरिंग, करंट। हमने इन चारों को जान लिया। सेविंग मतलब छोटी छोटी बचतों के लिए होती है, फिक्स्ड पर्टिकुलर टाइम और सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होती है। रिकरिंग जिसमें मंथली अमाउंट डिपॉजिट करवाई जाती है। करंट डिपॉजिट जो कि फर्म का या बिजनेस का अकाउंट होता है, उसमें आप एक मोटी अमाउंट जमा भी करवा सकते हो, चाहे जितने लेन देन करते हो उसे करंट डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। तो अ, सबकी अलग अलग आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग ये अकाउंट बनते हैं या जमा होती है। बचत जमा तरलता प्रदान करती है, वही सावधि और आवर्ती जमा ब्याज ज़्यादा देते हैं। यानी कि बचत तो आपकी लिक्विडिटी को मेंटेन करने का होता है और इन दोनों में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है। चालू बिजनेस का होता है जो कि मोटे मोटे अमाउंट के लिए होता है। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाणिज्यिक बैंकों के क्या कार्य है? प्राइमरी फंक्शन में ये क्या करते हैं, लोगों से पैसा जमा लेते हैं और मांगने पर उधार देते हैं, और साथ ही में लोन भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। सेकेंडरी फंक्शन में काम करते हैं एजेंसी सर्विसेज एंड यूटिलिटी, यानी कि एजेंट वाले काम भी करते हैं। एजेंट वाले काम क्या करते हैं, जैसे आप लोग ऑटो पे करते हो, तो ऑटो पे करते हो तो तारीख आती है तो बैंक अपने आप पेमेंट कर देता है। तो आपके और बैंक के बीच में एजेंसी रिलेशनशिप होता है, ये बैंकों का सेकेंडरी फंक्शन है। जबकि मेन काम क्या है बैंकों का, लोगों से पैसा जमा लेना और उन्हें उधार देना, ये बैंकों का मेन काम है।
एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में रिजर्व बैंक की क्या भूमिका है? इशूइंग करेंसी, यानी कि करेंसी इशू करता है। कंट्रोलिंग क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, यानी कि जो साख है और जो मुद्रा की आपूर्ति है उसको कंट्रोल करता है। रेगुलेटिंग कमर्शियल बैंक्स, वाणिज्यिक बैंकों को ये नियंत्रित करता है। एक्टिंग एज बैंक टू द गवर्नमेंट, और ये सरकार के बैंक के रूप में भी काम करता है, ये इसके मेन फंक्शन है। इसके अलावा ये विदेशी विनिमय को रेगुलेट करने का काम करता है, ये भी इसका काम है। नोट करेंसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको लाता है, ये भी बैंकों का आरबीआई का काम है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक लोन, बैंकों के विभिन्न प्रकार के लोन कौन से हैं? पर्सनल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन, इस तरीके के कई सारे लोन हैं जो आप इजीली कर दोगे। एक्सप्लेन थर्ड यूनिट की बात करें तो एक्सप्लेन द मीनिंग, फीचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का अर्थ क्या होता है? विशेषता क्या है? महत्व क्या है? अर्थ यही है कि इन्वेस्टर और इकोनॉमी के बीच एक इंटरमीडिएटर का काम करते हैं। ये तो इसका अर्थ हो गया। विशेषता क्या करते हैं? यहाँ से बचतों को यहाँ लेके जाते हैं। महत्व क्या है? ये इकोनॉमी में धन सप्लाई करने या मनी सप्लाई करने का क्या करते हैं? काम करते हैं, लिक्विडिटी को मेंटेन करते हैं। ये सारी चीज़ें आप आराम से इसमें पढ़ लेना। पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ईज़ी रहेगा। और अगर आपको इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से देखना है तो 2 अपनी वन शॉट क्लास है जो कि हमने अपलोड कर रखी है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग की, उससे आपको गो थ्रू हो जाना चाहिए। वहाँ पर आपको और भी आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। एक क्वेश्चन है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या अंतर है? तो बेसिक डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। मनी मार्केट जो कि 365 डेज का क्या होता है, ड्यूरेशन का होता है। कैपिटल मार्केट जो कि मोर देन 1 ईयर का होता है, यानी कि 1 ईयर से बड़ा ये होता है। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। मनी मार्केट का जो रेगुलेटर होता है वो आरबीआई होता है। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सेबी होता है, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन दोनों के रेगुलेटर अलग है, दोनों के इन्वेस्टर अलग होते हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो मनी मार्केट में जाते हैं, लॉन्ग टर्म वाले कैपिटल में जाते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। एक्सप्लेन सिक्योरिटीज एंड देयर मेन टाइप्स, यानी प्रतिभूतियाँ और उनके मुख्य प्रकारों का वर्णन करो। तो मुख्य प्रकारों में कई तरीके के होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर होते हैं, आप इनको इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सारे प्रतिभूतियों में काउंट होते हैं। एक्सप्लेन म्यूचुअल फंड एंड द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर, यानी कि आप म्यूचुअल फंड क्या होता है और कैपिटल बाजार का, पूंजी बाजार का निवेशक बनने की क्या प्रक्रियाएं हैं? तो निवेशक में वही है, आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कराओ, आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा और ट्रेडिंग अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड होता है। केवाईसी करवाते हो, फिर आप उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। ये क्या है? प्रोसेस है। फोर्थ यूनिट में क्या पूछा जाएगा? इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। फोर्थ यूनिट आपकी इंश्योरेंस से रिलेटेड है, तो इंश्योरेंस का क्या महत्व है? तो सिंपल सी बात है, हमें ये रिस्क के बदले सुविधा प्रदान करता है। कोई मृत्यु, दुर्घटना, बीमारी, संपत्ति हानि ऐसी कुछ होती है तो उसके बदले हमें क्या करता है? इंश्योर करता है, और साथ ही में हमारा आर्थिक तनाव कम करता है। तो ये सारी बातें आप पढ़ते ही आपके समझ में आ जाएगी। डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, यानी कौन-कौन सी है डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़? तो आपने देखो, लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस होता है, एंडोमेंट पॉलिसी होती है, यूलिप होती है। तो ऐसे करके कई सारी पॉलिसीज़ होती है और सबका अपना अलग-अलग काम होता है। एक्सप्लेन हेल्थ इंश्योरेंस एंड पेंशन पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस जो कि बीमार पड़ने पे हॉस्पिटल वाले खर्चों को कवर करने के लिए होता है। वहीं पेंशन पॉलिसी रिटायरमेंट के पर्पज़ से होती है, कि जब अपन बुढ़ापे में रिटायरमेंट हो जाते हैं तो एक मंथली रेगुलर इनकम के तौर पे हमें पेंशन मिले, तो उसे पेंशन पॉलिसी कहा जाता है। एक्सप्लेन दी पोंजी स्कीम एंड मेजर द प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पोंजी स्कीम वही होता है, 21 दिन में पैसा डबल, दोबारा कह रहा हूँ, यानी धोखाधड़ी वाली स्कीम पोंजी स्कीम कही जाती है, और इससे इन्वेस्टर को कैसे बचना है उसके उपाय आपको बताने हैं। तो ये वही है कि आपको ऐसे लालच में नहीं आना चाहिए, और जहाँ पर आपको ऐसे लालची जैसी चीज़ें लगे तो वहाँ पर आपको जागरूक होना पड़ेगा और इन चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब देखो, हम लास्ट ईयर सेक्शन सी के क्वेश्चन रखते तो थे लेकिन उनका आंसर नहीं बताते थे। इस बार आपने, क्योंकि वहाँ पर आपने कमेंट कर के आपने खूब कहा था लास्ट सेशन में कि सर लॉन्ग बड़े क्वेश्चन के आंसर भी लेके आया करें, तो इस बार हमने वो ज़रूर इंक्लूड किए हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन हमने आपको साथ दिया है और साथ में इसका आंसर भी दिया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आपको इतना ही लिखना है, थोड़ा-सा आप वन शॉट क्लास भी देखोगे तो आपको थोड़ा-सा आंसर और वहाँ से मिल जाएगा। इस तरीके का से आपको आंसर फ्रेम करना है। तो इसमें मैंने तकरीबन 6 क्वेश्चन रखे हैं। आप सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ये थी अपनी क्लास। इस क्लास में आपको मेरे ख़्याल से अच्छा ही लगा होगा सब कुछ, और इसकी पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करोगे? वेबसाइट से डाउनलोड करोगे, स्टडी मटेरियल में जाओगे, स्टडी मटेरियल की टैब पर सेमेस्टर 5th, किसमें 5th में नहीं, सॉरी 3rd सेमेस्टर के फ़ोल्डर में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको वो पीडीएफ डाउनलोड वहाँ से करनी है। तो ये थी अपनी क्लास, और वापस वही बात, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाओ। और इस पेपर के लिए आपको क्या देखनी है, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग का वन शॉट वाला जो वीडियो है या क्लास है, उसको भी आपको एक बार देख लेना चाहिए, ताकि आप अच्छे से कॉन्फिडेंस आपको अपने आप में फ़ील हो सके। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और आई होप आपको समझ में आई होगी। हमारी ओर से
करियर रेडीनेस की ओर से हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम के बाद आप हमें कमेंट करके भी बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ और हमारी ये जो क्लास है वो आपको कितनी बेनिफिशियल रही। तो होप आपको सब समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी एक और क्लास में। धन्यवाद, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।